इकोनॉमिक्स ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए पार्ट 1 में अर्थशास्त्र एक परिचय, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में यदि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं या आप कक्षा 11 या 12 के विद्यार्थी हैं अर्थशास्त्र के, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इस अध्याय में हम अर्थशास्त्र एक परिचय के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें हम अर्थशास्त्र क्या है, इसका क्या आशय होता है, इसका क्या अर्थ होता है, और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र के उन सूक्ष्म अवधारणाओं को पढ़ेंगे और उन सूक्ष्म विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिससे कि इस विषय को और भी सरल बनाया जा सके। देखिए बच्चों, किसी भी विषय को प्रारंभ करने से पहले उसमें एक परिचय वाला अध्याय दिया रहता है। उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, वह यूं ही नहीं दिया रहता। उसका एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो भी विषय हम आगे पढ़ने वाले हैं उस विषय को और भी सुविधाजनक तथा और भी सरल बनाया जा सके। इसलिए इस अध्याय में हम अर्थशास्त्र एक परिचय के आधार पर हम इसका आगे इस अध्याय का शुभारंभ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र एक परिचय। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र क्या है। यानी कि अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अगर एक शब्द में बोलें अर्थशास्त्र क्या है। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र को डिफाइन करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन अगर आप इसकी अवधारणाएं अच्छे से समझ जाएंगे तो आप अर्थशास्त्र को का वर्णन या अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने जीवन निर्वाह अथवा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, क्योंकि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भिन्न भिन्न कार्य करने पड़ते हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक कार्य करता है, तो ये इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो भी प्रयत्न करता है या जो भी साधनों को अपनाता है, तो मनुष्य द्वारा किए गए इन्हीं प्रयत्नों का अध्ययन ही किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी अनेक आवश्यकताएं होती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य जो भी कार्य करता है, उन प्रयत्नों का जो अध्ययन होता है, क्रमबद्ध अध्ययन, वह अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब इसे और हम अन्य शब्दों में वर्णन करेंगे। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास साधन जो हैं वो सीमित मात्रा में हैं, दुर्लभ मात्रा यानी कि कम मात्रा में, और हमारी आवश्यकताएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हमारे पास ये समस्या रहती है कि इन कम साधनों से हम अधिक से अधिक वस्तुओं की संतुष्टि कैसे प्राप्त करें। इसके लिए तब हमें एक विषय, एक प्रबंध, एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि हम कम साधनों से ज़्यादा आवश्यकताओं की संतुष्टि अपनी कर सकें। तब इसके लिए मनुष्य जो भी कार्य करता है और उन सभी प्रयत्नों का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। इसे हम एक सरल उदाहरण से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए, व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, समाज में, देश में व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए हमें अनेक वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा व मकान आदि। परंतु मनुष्य के इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन हमारे पास क्या है? सीमित है। क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता तो होती है, लेकिन हमारे पास साधन या संसाधन हमारे पास सीमित है।
और हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, अनंत हैं। अतः मनुष्य के पास इन्हीं दुर्लभता के कारण, इन्हीं दुर्लभ संसाधन के कारण या कम संसाधन के कारण जीवन निर्वाह करने में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जीवन निर्वाह करने में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमारे पास साधन तो कम है, मुद्रा हमारे पास कम है, कई प्रकार के संसाधन हमारे पास कम मात्रा में है और हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो कम संसाधन अर्थात कम पैसों से कौन सी वस्तुओं का उपयोग करें, पहले कौन सी वस्तु का उपयोग करें या किस विधि से प्रयोग करें जिससे कि हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं। और यही समस्या क्या होती है, अर्थव्यवस्था में या चुनाव की समस्या होती है। और इसी चुनाव की समस्या के कारण ही अर्थशास्त्र में चयन की समस्या का अध्ययन किया जाता है और इन्हीं चयन की समस्या के कारण ही अर्थशास्त्र का उदय हुआ है। तो यूं कहा जा सकता है कि जैसे किसी परिवार के भरण पोषण में परिवार के मुखिया की जो आय होती है, क्योंकि आय हमारे पास सीमित होती है और हमारी आवश्यकताएं, परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो परिवार का मुखिया होता है, जिस पर सभी परिवार के सदस्य निर्भर होते हैं, तो परिवार का मुखिया परिवार का जो संचालन करता है वो इस व्यवस्था के अंतर्गत करता है ताकि वो सभी वस्तुओं की संतुष्टि, हमारे जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि पूर्ण रूप से हो जाए। तो उन सभी का संचालन में जो व्यक्ति प्रयत्न करता, उन प्रयत्नों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र विषय का उदय का मुख्य कारण किस कारण से हुआ है? जब अर्थव्यवस्था में एक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और इन्हीं चुनाव की समस्या के कारण अर्थशास्त्र का उदय हुआ। और अर्थशास्त्र का असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्लभता के कारण ही हुआ है। और इन चुनाव की समस्या के निदान में जिस विषय या जिस व्यवस्था या जिस प्रबंध के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसी प्रबंध या व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे हम भिन्न भिन्न आधार पर परिभाषित करेंगे। और अर्थशास्त्र में जीवन निर्वाह में होने वाली मनुष्य की आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति के लिए किए गए भिन्न भिन्न प्रयत्नों या विभिन्न क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है, आपको पहले ही पता है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन का इस प्रकार से अध्ययन करता है ताकि मनुष्यों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसका अर्थ ये हुआ, सरल शब्दों में ये हुआ कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आने वाला वह विषय है जिसमें कम संसाधनों से, दुर्लभ मतलब कम संसाधनों से मनुष्य विवेकपूर्ण प्रबंधन का इस प्रकार अध्ययन करता है जिससे कि मनुष्यों की अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। और इस प्रकार के विषय को ही हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यही इसकी एक सामान्य परिभाषा भी आप कह सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखो, कोई भी विषय को अगर आपको गहनता और उसको और सरल बनाना है तो पहले हम उसके शाब्दिक अर्थों में जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थों के दृष्टिकोण से हम इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो वो ये है, पहले हिंदी शब्द में अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। देखिए, हिंदी में अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का आशय यहाँ पे धन यानी मुद्रा से होता है, अर्थ का आशय यहाँ पे धन या पैसा या मुद्रा से है, और जबकि शास्त्र का आशय यहाँ पे विज्ञान या क्रमबद्ध अध्ययन से है कि किसी भी शास्त्र के या किसी विज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र का आशय क्या है? विज्ञान या क्रमबद्ध अध्ययन से है।
तो अगर इसके आप शाब्दिक अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि धन के अध्ययन करने वाले विज्ञान या शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। या यूं भी इसे आप लिख सकते हैं कि धन से संबंधित समस्त क्रियाओं का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, धन से संबंधित समस्त क्रियाओं का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब धन ही इसे मुख्य बिंदु क्यों माना? क्योंकि किसी भी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो भी क्रियाएं होती हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसका प्रमुख रूप से जो केंद्र बिंदु होता है वो धन ही होता है। चाहे अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात, व्यापार, उत्पादन, विनियोग, वितरण, जो भी क्रियाएं हम करते हैं उन सभी आर्थिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र बिंदु धन होता है। इसलिए विवेकपूर्ण आधार पर इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है शाब्दिक अर्थों में। अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अर्थ दूसरा शास्त्र। अर्थ का आशय धन या मुद्रा से होता है और शास्त्र का आशय विज्ञान या क्रमबद्ध अध्ययन से होता है। तो सरल शब्दों में ये है कि अगर आपको इसे बहुत ही कम शब्दों में डिफाइन करना है तो वो ये हुआ कि अर्थशास्त्र में धन से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये जो इसका अर्थ है शाब्दिक अर्थ, ये इस विषय को और भी सरल बना सकता है। तो ये हिंदी में इसका क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ हुआ अर्थशास्त्र। तो आपको पता है अंग्रेजी में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से ओइकोनोमिया से हुई है। ग्रीक शब्द के ओइकोनोमिया से हुई है और ओइकोनोमिया का अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। ओइकोनोमिया का जो अर्थ है बच्चों वो क्या है? घरेलू प्रबंधन है। यानी पहले प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का जो संबंध था केवल घर के कुशल प्रबंधन से होता था। जैसे घर के संचालन में घर को मैनेज करने के लिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि जैसे किसी घर के संचालन या घर को मैनेज करने के लिए जो प्रबंध या जो व्यवस्था अपनाई जाती थी उसे ही हम क्या कहते हैं? घरेलू प्रबंधन कहते हैं। तो प्रारंभ में अर्थशास्त्र का जो प्रयोग किया जाता था वह घरेलू प्रबंधन तक किया जाता था, घरेलू प्रबंधन तक सीमित था। लेकिन निरंतर समय के उपरांत इस प्रबंधन को प्रारंभ में क्या किया जाता था? केवल घरेलू प्रबंधन में यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इसे संपूर्ण समाज और देश, इस प्रबंध का प्रयोग बाद में विस्तृत रूप से संपूर्ण समाज में किया जाने लगा, पूरे देश में लागू किया गया। और बाद में जाके यही घरेलू प्रबंधन बाद में एक अलग नाम दिया गया जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसे अर्थशास्त्र का नाम दिया गया। तो तब इस आधार पर इसे यूं भी आप लिख सकते हैं कि वह कुशल प्रबंधन या वह कुशल प्रबंध जिसमें मनुष्य अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके, कम साधनों का प्रयोग करके किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं या संतुष्टि कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं ताकि अधिकतम संतुष्टि सभी वस्तुओं से मिल सके। और यही प्रबंधन या व्यवस्था ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये इसका हमने अर्थशास्त्र का अर्थ आपको हिंदी में भी, हिंदी शब्द में भी और अंग्रेजी शब्द में भी इसका अर्थ को समझाया है और इसे हमने इस प्रकार से इसको डिफाइन करा है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। देखिए, विभिन्न विद्वानों तथा अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। यदि आप अर्थशास्त्र की परिभाषाएं उनके शब्दों में अगर आप परीक्षा में लिखते हैं, यदि आता है, तो यदि आप विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषा अगर आप लिखते हैं तो आपके जो नंबर होते हैं और भी अच्छे आ जाते हैं। तो देखिए, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को समय समय पर परिभाषित किया है, लेकिन अर्थशास्त्र को किसी निश्चित शब्द में परिभाषित करना ये एक बहुत ही जटिल तथा कठिन कार्य है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
परंतु अर्थशास्त्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उनको हम 5 वर्गों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो अब हम अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं इन 5 वर्गों के आधार पर पढ़ेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनको हमने 5 वर्गों में इस प्रकार से विभाजित किया है। पहला, धन संबंधी परिभाषा। तो धन संबंधी जो परिभाषाएं दी हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? प्रोफेसर एडम स्मिथ। इम्पॉर्टेंट है। 1776 में प्रकाशित इनकी अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसे हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं, उनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। इम्पॉर्टेंट है, उनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को इन्होंने धन के रूप में परिभाषित किया है। और प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है, क्योंकि मैं आपको इसके अर्थ को पहले से ही समझा चुका हूँ कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रोफेसर एडम स्मिथ के अतिरिक्त विभिन्न जो एडम स्मिथ के अनुयायी थे, उन्होंने भी अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। जैसे जे.बी. से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। ये जे.बी. से ने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। F.L. वॉकर के अनुसार इन्होंने यह कहा है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो कि धन से संबंधित होता है। तो धन से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, ये सबसे धन से संबंधित परिभाषा सर्वप्रथम देने का जो श्रेय जाता है प्रोफेसर एडम स्मिथ को जाता है। और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। और इन्होंने सर्वप्रथम ये कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, क्योंकि आपको पता है किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है वह धन ही होता है। चाहे आयात निर्यात व्यापार जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं धन से संबंधित होती हैं। इसीलिए प्रोफेसर एडम स्मिथ ने ये कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपको याद करना है। दूसरे वर्ग में जो आता है भौतिक कल्याण या मानव कल्याण संबंधी परिभाषाएं। और भौतिक कल्याण और मानव कल्याण संबंधी जो परिभाषा दी है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 में इन्होंने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण के विज्ञान के रूप में माना। इन्होंने क्या माना? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य के मानव कल्याण या भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। इन्होंने ये कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के मानव कल्याण या भौतिक कल्याण संबंधी प्रयत्नों का या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण या मानव कल्याण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो भौतिक कल्याण और मानव कल्याण संबंधी परिभाषा देने का जो श्रेय जाता है प्रोफेसर मार्शल को जाता है। इसके साथ साथ पीयू के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। आर्थिक कल्याण यानी कि जिसमें कि मनुष्य का अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें कि मनुष्य का आर्थिक कल्याण किया जा सके। ये प्रोफेसर पीयू के अनुसार इसकी परिभाषा है। ये हुआ भौतिक कल्याण या मानव कल्याण संबंधी परिभाषा। तीसरे नंबर पे आता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इम्पॉर्टेंट है। और दुर्लभता यानी कि दुर्लभता संसाधन संबंधी परिभाषा। दुर्लभता का मतलब कम मात्रा में, जो संसाधन हमारे पास कम मात्रा में है। तो रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इन्होंने यह कहा है कि दुर्लभता संसाधनों से संबंधित इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है। और वो यह है रॉबिन्स के अनुसार
रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों व उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन जो है दुर्लभ है, कम मात्रा में है, और कम संसाधनों के आधार पर अधिकतम से अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के उद्देश्य के लिए जो मानव का जो व्यवहार होता है, उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा देने का जो श्रेय जाता है रॉबिन्स को जाता है। रॉबिन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ संसाधनों या साधनों व उद्देश्यों से संबंध रखने वाले जो मानव का व्यवहार होता है उनका अध्ययन करता है। ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा ये रॉबिन्स ने दी है। ये परिभाषा, इस परिभाषा को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। चौथे वर्ग में आता है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा भारतीय अर्थशास्त्री जे.के. मेहता ने दी है। आवश्यकता विहीनता संबंधी जो परिभाषा है वो किसने दी है? प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दी है। उन्होंने यह कहा है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि आवश्यकता विहीनता की अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। अब देखो इस परिभाषा को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आवश्यकता विहीनता की अवस्था, देखिए, क्योंकि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि दुर्लभ संसाधनों से हम उसका प्रयोग संसाधनों का इस प्रकार करें ताकि हम हमारी संपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं। यानी कि आवश्यकता जब हमारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी यानी कि हम आवश्यकता विहीन हो जाएंगे उस अवस्था में। अब प्रायः सभी मनुष्य का उद्देश्य होता है कि हम आवश्यकता विहीन हो जाएं। तो आवश्यकता विहीनता की अवस्था प्राप्त करने के लिए मानव का जो व्यवहार अर्थव्यवस्था में होता है तो उसमें एक साधन के रूप में अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ये इसका अर्थ है। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। ये दी है भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता ने। लास्ट है पांचवें वर्ग में जो आता है विकास संबंधी परिभाषा। ये जो विकास संबंधी परिभाषा है आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे सैमुअल्सन, कीन्स आदि ने ये विकास संबंधी परिभाषा को ज़्यादा पक्ष में रखा और दुर्लभता अर्थशास्त्र का केवल एक पक्ष है। तब यह अर्थशास्त्र के विकास व विभिन्न पक्षों, नीतियों तथा समस्याओं से भी एक संबंध रखता है। तो विकास संबंधी परिभाषा जो है वो विभिन्न पक्षों को परिभाषित करता है, विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर। तब प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार विकास संबंधी परिभाषा इस प्रकार से है, अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य व समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकी ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में ढालकर निश्चित समय में वस्तुओं को इस प्रकार उत्पादन करते हैं ताकि वो भविष्य और वर्तमान और भविष्य के विभिन्न लोगों को, समाज के समूहों को उचित ढंग से वितरित किया जा सके, अर्थात सभी लोगों का आर्थिक विकास किया जा सके। अर्थात इसे मैं इस प्रकार से समझाता हूँ। सैमुअल्सन के अनुसार परिभाषा इस प्रकार से है, इसका अर्थ ये है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य और समाज में मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित संसाधनों से हम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन इस प्रकार से करें, इस प्रकार से उसको वितरित करें ताकि वह वस्तु समाज में वर्तमान और भविष्य के लिए विभिन्न लोगों के लिए, सभी लोगों को उचित ढंग से उसे वितरित किया जा सके और इस प्रकार से ताकि सभी मनुष्यों का आर्थिक कल्याण हो, आर्थिक विकास हो। और यही परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन की विकास संबंधी परिभाषा है। और विकास संबंधी परिभाषा ये हुआ कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, ऐसा अध्ययन करता है जिसमें मनुष्य और समाज के सीमित संसाधनों से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन इस प्रकार से करता है, उचित ढंग से या विवेकपूर्ण तरीके से करता है ताकि वह वस्तु वर्तमान और भविष्य में विभिन्न लोगों को तथा समाज को उचित ढंग से वितरित किया जा सके ताकि सभी मनुष्यों का आर्थिक विकास हो, आर्थिक कल्याण हो। और यही
जो परिभाषा है प्रोफेसर सैमुअल्सन की विकास संबंधी परिभाषा है। तो ये हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हमने 5 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला हो गया धन संबंधी परिभाषा, जो कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी थी। और तीसरा भौतिक कल्याण या मानव कल्याण, भौतिक कल्याण और मानव कल्याण संबंधी परिभाषा, इसका जो श्रेय जाता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। और तीसरा दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है, वो रॉबिन्स ने दी है। और चौथा आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा भारतीय अर्थशास्त्री J.K. मेहता ने दी है। और पांचवा विकास संबंधी परिभाषा आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी है। तो ये है बच्चों विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार भिन्न भिन्न परिभाषाएं। और ये जो परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि आपको याद करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, विकास संबंधी परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा, या दुर्लभता या आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, या मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है। इस प्रकार से आधारित सूक्ष्म क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकते हैं। इसलिए आपको गहन अध्ययन करके इस प्रकार से इन्हें अच्छे से याद करना है। और संक्षेप में कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से अनेक किताबों में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, जैसे अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकताओं की जो संतुष्टि करता है, या आवश्यकताओं की संतुष्टि ही अर्थशास्त्र में किया जाता है। और इस प्रकार उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, ये समस्त क्रियाएं ये आर्थिक क्रियाएं हैं। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का संबंध कहीं ना कहीं मनुष्य की आवश्यकताओं से होता है। इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि इसे संक्षेप में भी परिभाषित इस प्रकार से किया जा सकता है अलग शब्दों में, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो ये है अर्थशास्त्र का अर्थ। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषाएं।